Welcome, my dear friends and my students. I am विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे बायोलॉजी की जो लेक्चर चल रही है अपनी उसमें मैं प्रोकैरियोट्स एंड ईकैरियोट्स की बात की थी मैंने लास्ट क्लास में। और ये सेल के टाइप्स होते हैं जो केंद्रक के आधार पे, न्यूक्लियस के आधार पे दो भाग में बांटे गए हैं ब्रॉडली। बट आपको मैंने एक और भाग बताया था जिसका नाम है मीजोकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो उसके बारे में मैंने ऐसे अवेयर करा दिया बिकॉज अब जो पहले जो पढ़ाया जाता था ना तो ये ध्यान नहीं दी जाती थी कि मीजोकैरियोट्स भी बता दिया जाए। लेकिन आज के समय में एग्जामिनर तो वही पूछता है जो लोगों को पता ना हो। ऐसा क्यों पूछेगा? लोगों को पता होता तो सारे आंसर कर देंगे। तो कुछ चीजें हैं, अगर आप प्रोकैरियोट जान रहे हो, यूकैरियोट जान रहे हो, तो वो चीज क्यों छोड़ दे रहे हो जो एक और बीच में आता है। नाम तो सुन के रखें, कभी क्वेश्चन आ गया सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि एग्जामिनर आजकल फोकस किन चीज पे करते हैं? जो चीज बच्चों को ना पता हो। एग्जाम का मतलब ही वही है ना। तो एग्जाम थोड़ी ना सिलेक्शन के लिए होती है, एग्जाम का मेनली तो रिजेक्शन का प्रोसेस है। एग्जामिनेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट करना है लोगों को। इसीलिए पढ़ाई उस तरीके से करनी है। और आप विश्वास रखें मेरे पे, जिस नाव पे आप सवार हैं उस नाव को मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे, अथाह मेहनत मैंने की है अपने लाइफ में। जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो या मुझसे पढ़े हुए लोग, आज के 4 साल 5 साल 6 साल पहले जो आईआईटी में हमारे दोस्त हैं, आईआईटी पटना में, आईआईटी कानपुर में, नीटी मुंबई में एमबीए कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेज में हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। एनटीपीसी में हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ पढ़े थे और हमसे पढ़े हुए भी हैं वो लोग सारे। तो वो सारे लोग जानते हैं क्योंकि अब वो यूट्यूब पे अब मुझे देख रहे हैं। और जो लोग नए हैं, विश्वास करें, मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ और भी हूँ। इसके साथ साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो बायोलॉजी चल रही है, ये मेरे लिए ऐसा है जैसे एक बड़े आदमी को खिलौना दे दिया जाए। ये बायोलॉजी मेरे लिए ऐसा है क्योंकि आप देखोगे मैं नीट की बायोलॉजी, एमबीबीएस की बायोलॉजी सारा लेके आएगा। उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मेरे लिए ऐसा है जो मैं आपके लेवल पे पढ़ाऊंगा कि बस मजा ही लेता हूं। मैं इन चीजों को पढ़ाने में मजा आता है मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं हाई से हाई लेवल पे स्टडी की है, क्योंकि मुझे देश में एक रिसर्च पोर्शन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, पार्टिकल फिजिक्स एंड रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस में मेनली मैं बात करूं, जो आप जानते हो केमिकल प्रोपेलेंट्स जो होती हैं और कंबस्टन इनस्टेबिलिटी जो है रॉकेट साइंस में, इसरो वर्क कर रही है उस पर। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं साइंस टेक्नोलॉजी में आपको कुछ हिंट करूंगा। तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये टॉप ऑफ द साइंस सब्जेक्ट है। आपने सुना होगा स्लोगन, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आपको कितना बेनिफिट होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं क्या क्या चीज आपको निकाल के एग्जाम में जो पूछी जा सकती है, अगर मैं एग्जामिनर हूं, या आज के समय में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आप देखोगे तो हमारी जरूरत आपको लगेगी। सोते समय भी, जागते समय भी आपको मैं ही याद आऊंगा कि वो राजपूत, विनय राजपूत है जो उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा है, जिस एग्जाम को मैं तैयारी कर रहा हूं वैसा पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम के लेवल से कम हो, कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम के लेवल से ज्यादा हो जाए बहुत। यस, एग्जाम के लेवल से 1%, 2%, 4%, 5% ज्यादा मुझे कभी कभी बताना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कभी कभी मुझे जाना पड़ता है आगे की ओर। लेकिन मैं एक लिमिट जरूर समझता हूं आपके एग्जाम का, तो मैं उसको ध्यान रखता हूं, ठीक है। लेकिन आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ कहानी मुझे बतानी पड़ती है ताकि आपको इंटरेस्ट आए, याद हो जाए और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे जब याद रहेगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइएगा। आपके हाथ से लिखा हुआ कोई भी चीज जब लिखोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, सिंपल समझो, आपके माइंड में वो चीजें रहती हैं। और अगर आप सीधा ऐसे पढ़ रहे हो ना, तो अभी जो पढ़ रहे हो ना एग्जामिनेशन हॉल में धुआं धुआं हो जाएगा, बिकॉज आपने कभी लिखा नहीं है उसको। तो लिखोगे तो लिखने से आपके नजर से वो गुजरती है चीज, आपने लिखा है, आपके माइंड में है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आप रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ये याद रखने का एक सबसे बड़ा तरीका है। मैं और भी तरीका बताऊंगा। लिखना सीखिए, लिखेंगे चीजें याद होगी। बार बार लिखिए और लिख के उसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, अपने आप वो ध्यान भी रहेगा क्योंकि आपने लिखा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आपको अपने आप वो रिकॉल होगी। लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ आंखों से आपने गुजारा है ना, तो वो चीजें एग्जामिनेशन हॉल में जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, 3 घंटे के अंदर परफॉर्म करना है आपको अच्छा, तो चीजें याद नहीं आती है। लिखें,
मेहनत करना है, एक ही बार करना है, ये एग्जाम निकलेगी, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, आप कोई भी ऑफिसर बनोगे, उसके बाद आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आप एग्जाम लिखो, ठीक है। एक बार करनी है, करे, ठीक है। अपने आप से धोखा नहीं देना है, ठीक है। और जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी करोगे तो डूब जाओगे। आराम से पढ़ना है, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ना। एग्जाम का लेवल यहाँ है तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। बार बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करोगे तो यहीं से ही रह जाओगे और तुमको पता नहीं चलेगा एग्जाम यहाँ था। तो यहाँ तक पहुंचोगे ना, अपने आप एग्जाम निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं वो लेवल आपको वहां तक ले जाऊंगा। जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि विनय राजपूत यहाँ नहीं यहाँ तक लेके जा सकता है, लेकिन वो वहां तक मैं लेके जाऊंगा अलग सब्जेक्ट्स में। जब मैं अलग अलग डिफरेंट फिजिक्स की ब्रांचेस की और इंजीनियरिंग की चल रही है, इनफैक्ट एमटेक वगैरह पढ़ाऊंगा और रिसर्च की चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाना ही नहीं मेरा एम है, मेरा एम रिसर्च का भी है, लेकिन मेरा पैशन है पढ़ाना, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो अब बात कम करते हैं और बात को यहीं खत्म करते हैं और आज स्टार्ट करता हूँ मैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट की आपको जानकारी देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, आपको कुछ बता दूं। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि कुछ सेल्स की बात की थी मैंने। जैसे मैंने आपको एक चीज बोला था कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है, लार्जेस्ट एक कोशिकीय पौधा। हिंदी मीडियम जो भी है मैं बोल देता हूं, आप लिख लिया करें, जितना होता है मैं लिख देता हूं। कोई चीज, वैसे भी साइंस में कुछ बहुत सारी चीजें इंग्लिश ही होती है, देवनागरी में भी, लेकिन फिर भी जितनी है मैं हिंदी से बोल भी देता हूं। आप राइट कर सकते हो, आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूं तो आप लिख भी लिया करो। और डिक्टेशन भी होती है ना क्लास में, तो नहीं कराता हूं मैं, कुछ लिख भी देता हूं, कुछ डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लिया करो। तो मैंने क्या बोला था, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर। इसको मैंने इसलिए बताया था ना, ये प्लांट अलगी में माना जाता है, शैवाल होती है ना काई, वो है, उसका नाम क्या है, एसिटा ब्यूलेरिया, ठीक है। इसलिए मैंने बताया क्योंकि सेल में बहुत इसकी स्टडी है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म, आप ध्यान नहीं रखना, बस एक हिंट कर रहा हूं आपको, सॉरी, एक हिंट कर रहा हूं आपको। एसिटा ब्यूलेरिया जो है उसकी न्यूक्लियस पे बहुत स्टडी हुई है, ठीक है ना। तो एबनॉर्मली लार्ज इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसकी न्यूक्लियस पे स्टडी बहुत हुई है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की स्टडी की गई है कि उसका जेनेटिक कंट्रोल क्या है किसी चीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात की जाती है, इस पे स्टडी बहुत की गई है। तो मे भी पूछ लिया जाए आपसे, एक कोशिकीय सबसे बड़ा पौधा, मतलब प्लांट मैंने बोला है लेकिन ये अलगी है, शैवाल। शैवाल को हम लोग कभी कभी प्लांट की किंगडम में रखते हैं, आपको बताऊंगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा सब बताऊंगा, हेनिरोगैमी, फेनिरोगैमी सब बताऊंगा, क्रिप्टोगैमी सब बताऊंगा। वेट करते रहो, धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, एक बार में एग्जाम निकाल लोगे, 10 साल तैयारी नहीं करना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। एसिटाबिलारिया एक अलगी है, ठीक है, ये एक अलगी है। और इस पे मैंने बताया रिसर्च बहुत हुआ है, ठीक है, इस पे रिसर्च बहुत सारा हुआ है। इसको और भी चीज बोलते हैं, मरमेड्स ऑफ वाइन ग्लास, मरमेड्स वाइन ग्लास भी बोलते हैं इसको। इसकी स्ट्रक्चर है, ये मैं इसलिए एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं क्योंकि अल्टरनेट में बहुत पूछा जाता है। वाइन ग्लास, इसकी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा ये फैला होगा, कुछ ऐसा होगा चारों तरफ से छत्ते की तरह ऐसा फैला होता है, ऐसा लंबा इसका स्टेम टाइप का होगा, ऐसे छत्ते की तरह फैला होता है, तो एक ग्लास टाइप का दिखता है। तो वाइन ग्लास, मरमेड्स वाइन ग्लास, इसकी एक्सपीरियंस ऐसी है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, मरमेड्स वाइन ग्लास। एसिटा ब्यूलेरिया को ही, जो सिंगल यूनिसेलुलर प्लांट, मतलब अलगी है, शैवाल है, एक काई है। आप जानते हो शैवाल क्या होती है, काई होती है, जो नल वगैरह होते हैं ना, चापाकल है, हैंड पंप है, उसके आसपास में कुछ जम जाती है, छोटी छोटी हरी हरी होती है, वो काई होती है, वो अलगी ही है, ठीक है, उसी का एक प्रकार है ये भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे बहुत सारी स्टडी हुई है। इसका अनयूजुअली लार्ज न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियस जो है ना, केंद्रक वगैरह मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स की स्टडी हुई है, तो एक ग्रोथ डेवलपमेंट की स्टडी वगैरह, साइज पे न्यूक्लियस की और सेल की स्टडी हुई है इसके लिए, ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है सेल का, उस बात पे, ठीक। इसलिए मैंने इसको बताया लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, ठीक है। दो तरीके के एनिमल होते हैं, या तो एक कोशिका होगा, नहीं तो बहुकोशिका होगा। जैसे हम लोग कैसे हैं, बहुकोशिका, मैंने बताया था कितने 30 ट्रिलियन, तो 30 ट्रिलियन अगर कोशिका है तो बहुकोशिकीय हो गया ना, बहुत सारी कोशिका हमारे पास है। लेकिन इस प्रकृति में ऊपर वाले ने, प्रकृति माने, एक कोशिकीय जानवरों को भी बनाया है। एक कोशिकीय जानवर, जैसे कि आपको बताऊं, फंगस जो होता है, फंगस
फंगस नाम सुने, कवक है ना, उसमें ईस्ट का नाम सुने होगा, खमीर ब्रेड वगैरह में बनाने में यूज करते हैं, ब्रेड वगैरह में, इडली वगैरह में यूज करते हैं, और उसके बाद वाइन बनाने में यूज करते हैं। वो ईस्ट सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि एक फंगस है, एक तरीके का कवक है। और ईस्ट जो है बहुत अच्छा गुड सोर्स होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ईस्ट जो है उसके अंदर एक एंजाइम भी होती है, जाइमेज एंजाइम, वही यूज होता है जाइमेज एंजाइम ब्रेड वगैरह बनाने में, सब चीज में, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, ईस्ट जो होता है, मैं बताऊंगा अभी, लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करना। ईस्ट जो है गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ये सारी जो है ना विटामिन, B9 भी है, ये सारी विटामिन, B7 बायोटिन को बोलते हैं, विटामिन H के नाम से जानते हैं। इसका बहुत ही गुड सोर्स है, रिच सोर्स है ईस्ट, खमीर, ठीक है। और आपसे अगर पूछा, जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था ना स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल इसके पास नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा, मैंने इसके अल्टरनेट नेम आपको बताए थे, फ्राइड एग कॉलोनी, मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, और बहुत बोतल ऑफ कोको कोला, मैंने बहुत कुछ बताया आपको, ठीक है ना, PPLO। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट है ये, लेकिन सेल वाल नहीं है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट बताओ ऑर्गेनिज्म जिसका सेल वाल हो, इसके पास सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं है लेकिन सेल वाल हो, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, आमतौर पर लोग यही बताते हैं, लेकिन सेल वाल नहीं है इसके पास। लेकिन ऐसा बताओ जिसके पास सेल वाल हो, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और सेल वाल होना चाहिए उसमें। ये स्मॉलेस्ट है, छोटा है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है इसके पास। मैं कह रहा हूं स्मॉलेस्ट हो लेकिन कोशिका भित्ति भी हो, तो वो है एक बैक्टीरिया, डायलिस्टर निमोसिंटेस। में भी आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन लिख लो, जमाने में आजकल क्या पूछ दिया जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो डायलिस्टर निमोसिंटेस ये बैक्टीरिया है, ठीक है, एक तरीके का जीवाणु है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट है विथ सेल वॉल, इसके पास कोशिका भित्ति है, इसके पास सेल वॉल है, बस इतना ध्यान रखना, इसके पास नहीं है, इसके पास है। अंतर, ये दोनों छोटे हैं, ये ऐसा छोटा है जिसके पास सेल वॉल नहीं है तो स्मॉलेस्ट बोलते हैं। लेकिन भैया सेल वॉल का भी तो कोई बोलो जो छोटा हो, तो ये है, इसके पास सेल वॉल है, बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है और छोटा भी है ये, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं है, ये है, सेल वॉल है और छोटा बोलेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये जाएगा डायलिस्टर निमोसिंटेस। तो ये ध्यान रखना, इतना मैंने आपको हिंट कर दिया, एक एक्स्ट्रा। माइकोप्लाज्मा से कुछ बीमारी होती है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं किंगडम पढ़ाऊंगा, इसी माइकोप्लाज्मा से कुछ बीमारी होती है, ठीक है। आज मैं आपको क्या बताऊं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की डिफरेंस। तो आपसे अगर कोई बोले कि सेल जो है, सेल को डिवाइड करना है, तो सेल को डिवाइड कैसे करोगे, सेल को डिवाइड करना है, सेल टाइप्स को डिवाइड करना है, सेल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मैंने बताया था केंद्रक के आधार पे सेल टाइप्स। मैंने, लोग 2 बताते हैं, मैं आपको 3 बता देता हूं, हिंट कर देता हूं, जमाने में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछी जा रही है अजीब अजीब, ठीक है ना। तो अजीब आपको कुछ नहीं लगेगा जब मैं पढ़ा रहा हूं तो। एक होता है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, बीच में मैं डाल रहा हूं मीजो, ये नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन होते हैं, ये नाम तो सुन लो कम से कम, प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल, और ये होता है यूकैरियोटिक सेल, जो हम लोग होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ये सेल टाइप्स नॉर्मली है, ये पढ़ाई जाती है, ये नहीं पढ़ाई जाती है, तो मैं इसको पहले बता के खत्म करता हूं क्या है। लेकिन इसमें बताने के लिए मुझे फिर वो बताना पड़ेगा, तो वहां से समझो जहां से मैं स्टार्ट करता हूं, प्रोकैरियोट से। तो प्रोकैरियोट से स्टार्ट करता हूं। प्रोकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन पहले इसको शुरू से देख लो कि इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था, हिंट भी किया था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब पुराना, है ना, बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं ताकि नाम तो समझ के रखो। प्रीमिटिव मतलब पुराना है ना, नवीन नहीं, पुराना, ठीक है, प्रीमिटिव, प्रो। और कैरियोटिक मतलब, कैरियन मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ये ग्रीक वर्ड है, आप समझ रहे होगे,
ठीक है, कैरियन एक ग्रीक वर्ड है, आप समझ रहे होगे इसका मतलब। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो पुराना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस थोड़ा डेवलप नहीं है अभी। यूकैरियोटिक में यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, मतलब देखो डेवलप हो रहा है न्यूक्लियस, ये पहले ये आए थे समय में, और उसके बाद धीरे 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 ये बने थे, ठीक है ना। तो ये कोशिका पहले आई थी, ये कोशिका बाद में आई थी, तो ये इसमें डेवलप नहीं था न्यूक्लियस, इसमें डेवलप हो गया। डेवलप का मतलब न्यूक्लियस में क्या है मैं बता रहा हूं, क्या डेवलप नहीं है क्या डेवलप है। यू मतलब ट्रू, और कैरियर मतलब, कैरियर मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ट्रू न्यूक्लियस, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ये बेचारे बीच वाले हैं, मैं बता रहा हूं क्या है ये, ठीक है। ये इसका मतलब है। ट्रू मतलब ये थोड़ा नवीन है, मॉडर्न है, नया है। ये प्रिमिटिव है, कुछ बदलाव है, पुराना है तो क्या है आप समझो। अब मैं प्रोकैरियोटिक को मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको, ठीक है। और मीजोकैरियोटिक में इसी में बीच में आपको समझा दूंगा। इसका एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट्स, मीजोकैरियोटिक्स का एक तरीके का अलगी होती है, सवाली है वो, डाइनोफ्लैजिलेट्स। कभी क्वेश्चन पूछ ले मीजोकैरियोटिक्स का एग्जांपल बताइए मीजोकैरियोट्स का, तो कहोगे सर ने तो प्रोकैरियोट बताया था, यूकैरियोट बताया था, मीजोकैरियोट क्या होते हैं, होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके एग्जांपल है, ठीक है। तो लिखो प्रोकैरियोटिक, मैं इसी बीच में आपको समझा दूंगा मीजोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल, उसके डिफरेंस समझो। प्लांट सेल एनिमल सेल का भी डिफरेंस समझना है, क्वेश्चन आए थे आईएएस में, क्वेश्चन आ चुके हैं आईएएस में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस समझना है। अब डिफरेंस क्या है, अगर आपसे बोलूं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस में इसके डिफरेंस इतने हैं कि मैं लिखवाते लिखवाते आपको थका सकता हूं। बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन आपके लेवल पे जितना आपको जानना है उतना आपको मैं बताता हूं। क्या है प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में मतलब पहला इसका आएगा अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। मैंने बताया था न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब कि अच्छे से व्यवस्थित नहीं है, मतलब न्यूक्लियस जो है केंद्रक, उसके बाहर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना, केंद्रक झिल्ली होनी चाहिए, वो झिल्ली नहीं है, डेवलप नहीं है, या है ही नहीं बोल दो, या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी बोला जाता है इनमें, ठीक है। ये वर्ड का मतलब एक ही है। तो अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसका मतलब हिंदी में क्या है, व्यवस्थित नहीं है, केंद्रक व्यवस्थित नहीं है, लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक जो है नाभिकीय झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, तो यहां घिरा होगा, इसमें इसमें नहीं है। तो न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नाभिकीय झिल्ली, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन झिल्ली होती है ना, तो उससे सराउंडेड नहीं है, है ना। ये है इसका मतलब पहला। प्रोकैरियोटिक सेल का इसी के आधार पर डिफिनेशन भी है, ये मेन है पार्ट, प्रोकैरियोटिक को डिफाइन करना है तो दोनों को। तो न्यूक्लियस अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी को बहुत भाषाओं में बोला जाता है, समझ रहे हो ना, इसको ही बहुत सारे भाषा में बोला जाता है कि न्यूक्लियस जो है अनअब्सेंट है। इसी को ऐसे बोलना हो तो बोला जाएगा न्यूक्लियस एब्सेंट है, ऐसा भी बोल देते हैं लोग। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसके बाद नॉट डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड, ठीक है। इनसिपिएंट, इनसिपिएंट, ऐसे ऐसे इंग्लिश में नाम है, लेकिन मतलब क्या है, व्यवस्थित नहीं है। न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है, मतलब वही है, लेकिन अंग्रेजी में ये सब नाम है। अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बोल देगा, कभी आपसे बोल देगा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, कभी बोल देगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, कि कभी बोल देगा कि नॉट डेवलप्ड है, कभी बोल देगा न्यूक्लियस एब्सेंट है, सबका मतलब वही है, ठीक है, एक ही मतलब। अंग्रेजी में इतने मतलब है, हिंदी में आप समझ सकते हो कि केंद्रक, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है, ठीक है। यह है पहला। इसमें क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसके हिसाब से बता रहा हूं जो मैंने यहां लिखा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई,
सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि नाभिकीय झिल्ली, हिंदी में लिख दूं क्या, नाभिकीय झिल्ली। ठीक है, तो ये नाभिकीय झिल्ली, तो ये एक झिल्ली होती है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक झिल्ली घिरा हुआ है इसमें, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, डेवलप है न्यूक्लियस भैया, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है, कुछ कुछ तो घेर के रखा है ना न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को उसके सराउंडिंग से उसको घेरने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें, हम लोगों में, प्लांट्स में है, बाकी एनिमल्स में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें पता है कौन आते हैं, इसमें एग्जांपल आपको बैक्टीरिया जो होती है ना, बैक्टीरिया इसी में आते हैं, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, इसको साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, साइनो बैक्टीरिया है ना, साइनो बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है, जीवाणु और नील हरित शैवाल एग्जांपल है। यूकैरियोटिक सेल में तो खुद आप एग्जांपल हो, आप जैसे प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, हम लोग एनिमल में ही आते हैं, हम लोग जानवर ही हैं, समझे ना, तो प्लांट एनिमल जितने हैं सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में सारा जानवरों में, प्लांट में ऐसा नाभिक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इन लोगों में ऐसा है। ठीक है, ये पहला एक वो हो गया, तो इसी को क्या लिखोगे, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और क्या बोलोगे, ऐसा बोलेगा प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ऐसा ही बोल सकते हो, जैसे वहां अब्सेंट लिखे थे यहाँ प्रेजेंट बोल दो। उसके बाद यहाँ पे डेवलप्ड है न्यूक्लियस, ऐसा बोल सकते हो, वहां नेट डेवलप नहीं है न्यूक्लियस, डेवलप नहीं है मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इधर, और इधर है, न्यूक्लियस को सराउंड करते हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो डेवलप लिख सकते हो। ठीक है, डेवलप न्यूक्लियस, तो इन नामों से जाना जाता है, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऐसा भी बोल देते हैं लोग, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो वेल डिफाइंड है ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला है, मैंने पूरा जो नाम दिए गए हैं अलग अलग, जो ध्यान आपको ध्यान में रखना है वो मैंने बता दिया, ये पहला है, उसका इसको नोट करो। दूसरा बताता हूं क्या इसके डिफरेंस है, नोट हो गई। ठीक है, नाभिकीय झिल्ली के आधार पे ही इन दोनों को बांटा गया है। झिल्ली है न्यूक्लियस को सराउंड करते हुई तो वो हो जाएगा, झिल्ली नहीं है, नाभिकीय झिल्ली न्यूक्लियस को सराउंड करते हुई, केंद्रक को सराउंड करते हुई, केंद्रक को घेरती हुई तो नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसी के आधार पे मेनली प्रोकैरियोट यूकैरियोट को बांटा जाता है, लेकिन और भी फीचर इसके हैं, और भी आपको लक्षण क्वालिटी इन दोनों के बीच में आपको मिलेगी कि और क्या क्या होते हैं इनके अंदर, लेकिन आधार जो मेन है यही था पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपसे कोई पूछे तो दूसरा आधार आप कभी भी कोई देखे हो तो बाहर से देखते हो ना रूपरेखा, तो बाहर से रूपरेखा देखते हो तो ये बोलोगे कि इसमें जो है, इसमें सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल, अगर सेल वॉल है तो वो बना किससे होगा, म्यूको कॉम्प्लेक्स या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन। ठीक है, सेल वॉल अगर है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। ठीक है, तो सेल वॉल है तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, सेल वॉल है तो क्या बोला मैंने, क्या बोला था आपसे, सेल वॉल है तो डिफाइन करोगे, और सेल वॉल इधर होगा तो क्या होगा, एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होते लेकिन प्लांट में होता है ना, तो किस चीज से बना है उसके आधार पर इधर डिफाइन कर सकते हो ना, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो। तो सेल वॉल यहाँ पे, सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूको कॉम्प्लेक्स और म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। इन नामों से भी जाना, मैं अलग अलग जो नाम है सब कुछ बता दिए, म्यूको कॉम्प्लेक्स, म्यूकोपेप्टाइड बोल सकते हो, म्यूरिन बोल सकते हो, पेप्टिडोग्लाइकेन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन, म्यूको कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनसे बना होता है इसका कोशिका भित्ति है ना, इन प्रोकैरियोटिक्स का, बैक्टीरिया का। और पेप्टिडोग्लाइकेन, अब इसके अंदर जानकारी और भी है कि पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमर किसके होते हैं, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, आपको नहीं जानना उस लेवल पे। ठीक है, दूसरा इधर क्या होगा, सेल वॉल किससे होगा, अब सेल वॉल एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है, तो यहां पे बताना पड़ेगा कि अगर प्लांट है और यूकैरियोटिक में होते हैं एग्जांपल,
एनिमल में नहीं है सेल वॉल, लेकिन प्लांट में तो है। तो किस चीज से बना होगा? तो लिखो सेल वॉल, यहां पे प्लांट में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे? प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? आपको पता होगा प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज भी बोल सकते हो। सेलुलोज और हेमी, अपनी एक लेक्चर आ रही है उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली, उसमें मैं बताऊंगा सेलुलोज के बारे में और काइटिन के बारे में, सब चीज बताऊंगा, सब कुछ लाइन से आती जाएगी। न्यूट्रिशन का व्यू भी मैं रखा हूं, आपको फायदा भी आएगा जीवन में और एग्जाम में भी फायदा करेगा, ठीक है। तो सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, ऑन द बायोस्फीयर, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, जैव रसायन है, जैव रसायन, ये सेलुलोज सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे कौन है नेचर में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड? काइटिन। काइटिन नाम सुना होगा, फंगस होता है ना, कवक, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से, वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा एक नंबर पे ये है, दूसरे पे काइटिन, CHITIN। मैं लिखवाऊंगा प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस में। ये है पहला। दूसरा इसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आपसे कोई बात करें तो क्या बताओगे इसमें? तीसरा है, आप डिफरेंशियल करना चाहते हो तीसरा, तो डीएनए के आधार पे करो कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा है, तो डीएनए बताओ कैसा है, कि किस शेप का है, और इधर किस शेप का है। तो उधर जो डीएनए है वो सर्कुलर और रिंग शेप डीएनए होगा। इधर जो डीएनए का आकार है वो सर्कुलर और रिंग शेप, डीएनए सर्कुलर और रिंग शेप्ड डीएनए इधर मिल जाएगा आपको, ये शेप है। लेकिन इधर आपने सुना होगा हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक का, तो मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा, बट यहां पे इट इज लीनियर डीएनए, इट इज लीनियर डीएनए, यहां पे लीनियर डीएनए होगा। अब लीनियर डीएनए सुना है कि नहीं, ये पहले बताओ मुझे। डीएनए, लीनियर डीएनए सुना है? डीएनए यहां पे भी है, डीएनए यहां पे भी है। यहां का डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। कैसा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर तो है लेकिन दो धागे वाली, दो धारी है, डबल स्टैंडर्ड। इसको ऐसे लिखते हैं डबल, इसको ऐसे लिखते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, कौन सा कूलर? सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, कुछ ऐसा दिख गया इधर। तो वो रिंग शेप भी, वो रिंग भी होती है ना, रिंग, जैसे ये मैं पहना हूं रिंग, तो रिंग शेप है ना, उसी तरीके से रिंग शेप भी बोल सकते हो, सर्कुलर भी बोल सकते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होगा? इट इज लीनियर डीएनए, यहाँ पे लीनियर डीएनए है, तो लीनियर डीएनए का मतलब डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए बोल सकते हो। डबल स्टैंडर्ड, इसमें लीनियर मतलब हेलिकल शेप, डबल स्टैंडर्ड। ये नाम आपको लीनियर डीएनए से बोलेगा तो भी आपको यही समझना है यूकैरियोट में, और डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल, दो धारी वाली, दो धागे वाली है ये, मतलब ये है हेलिकल डीएनए, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मतलब कैसा है? सर्कुलर डीएनए ऐसा है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम गोला ही होगा, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम गोला होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बस सर्कुलर शेप का है, ध्यान रखोगे। और डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए, तो आपने डीएनए को कैसे ड्रॉ करना सीखा है? ऐसा सीखा होगा आपने। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं, देखो ये, इसको आपने ऐसा सीखा होगा, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है और दो धागे वाली, हेलिकल शेप में है या लीनियर शेप में है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा ड्राइंग डीएनए की गलत मानी जाती है। अगर मुझसे हाई लेवल पे पूछोगे तो ये ड्राइंग गलत है, कभी भी डीएनए एक दूसरे को काटते नहीं है। जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी आपने देखा होगा, सीढ़ी, तो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी 3 मंजिल 4 मंजिल सीढ़ी होती है, तो ऐसे ऐसे जो घूम के सीढ़ी जाती है ना ऐसे, तो वो ऐसे ही निकलती है, ये कभी काटती नहीं है एक दूसरे को। तो सीढ़ी होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाके जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, तो ऐसा नहीं होता डायग्राम। तो ये बनाई जाती है लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं इन चीजों के बारे में। लेकिन आप भी यही ड्रॉ करो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो फिर आपके लेवल के एग्जाम में यही ड्रॉ कर देना। ये है लीनियर या डबल स्टैंडर्ड दो धागे वाली हेलिकल डीएनए। ये है रिंग शेप, रिंग शेप, रिंग मतलब ऐसे भी बना सकते हो ना, कोई ऐसा नहीं है कि शेप, ये भी रिंग शेप है, एग्जैक्ट हुई ना कि गोला ही होगा। ये रिंग शेप आपको मिल जाएगा, जिसको सर्कुलर डीएनए बोलेंगे। दोनों में डबल स्टैंडर्ड दो धारी वाली है ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, ऐसा डीएनए है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये डीएनए है, ये डीएनए
इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन ये होता है कि जैसे कि ये हिस्टोन प्रोटीन है और इस पे डीएनए का जो धागा मैंने बनाया ना, ये धागा दोनों का इस पे लपेटा जाएगा ऐसे। हिस्टोन प्रोटीन मेरा मार्कर और इस पे लपेटा गया, तो कहीं तो लपेटोगे ना कोई चीज को, तो हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटा जाता है। तो इधर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ऐसा बोलो इधर। तीसरे नंबर में मैंने इधर बोला है, तो इसको लिख लो, मैं लिखता हूं आगे, ठीक है। डीएनए जो है विदाउट हिस्टोन, इसको लिख लो, इसी में मुझे ऐड करना है, ठीक है। यहीं पे लिख दूं क्या? देखो सुन तो लिए ही हो, सुन लियो ना। डीएनए, यहाँ पे जो डीएनए है, कहां लिखूं, दिख रहा है ना, ये इसलिए मैं सोच रहा था कि दिख नहीं रहा। डीएनए विदाउट नहीं है हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन है ये हिस्टोन, वो नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसी हिस्टोन प्रोटीन पे पूरी की पूरी जो हमारे में होती है, सुन लो पहले। डीएनए यहाँ पे है जो हमने बताया है, ये डीएनए, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटी हुई है। डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। इसकी जानकारी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको नहीं जानना है, आपको तो इतना ही जानना है हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटी होती है। बट इसके बारे में बहुत, हिस्टोन के बारे में जानना होता है, नीट के एग्जाम में मैं उनको डिस्कस करूंगा, वहां पे उनको बताना है मुझे। डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो कैसा है ये डीएनए, दो धारी वाली, और ये हिस्टोन प्रोटीन, लपेट दो इस पे लपेटी हुई है, और इसी को फिर कंडेंस होकर क्रोमोसोम गुणसूत्र बन जाती है, ठीक है। इसी हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए लपेटोगे तो कंडेंस्ड होके, इसमें आपको कभी समझाऊंगा जेनेटिक्स में कि कैसे क्रोमोसोम बनता है, गुणसूत्र बन जाती है। इसी डीएनए पे, इसी डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटोगे तो यही कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाती है, ठीक है, गुणसूत्र जो आप जानते हो। तो ये डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये एक एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। 3 नंबर मैंने बता दिया कि ये तीसरा आप ध्यान रखोगे, ऐसा डीएनए आपको मिलेगा। तो डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए विदाउट, ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन है, तो ऐसे डीएनए को क्या बोलोगे? नेकेड डीएनए, नेकेड बोलते हैं, नेकेड। नेकेड डीएनए के नाम से जानी जाती है, नेकेड ऐसा बोलते हैं। नेकेड मतलब समझ रहे हो ना, जिसपे कुछ कवरिंग नहीं हो, नेकेड बोलते हैं ना। तो ऐसे को नेकेड बोला जाता है, और इस पे है तो नेकेड नहीं बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। तो नेकेड मतलब क्या है? डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन अब्सेंट है। लेकिन कहीं कहीं आपको और भी चीजें मिलेगी, बस आप इतना ही ध्यान रखो कि हिस्टोन अब्सेंट है। हिस्टोन अब्सेंट है तो मतलब नेकेड का मतलब वही है। तो नेकेड का मतलब क्या है कि हिस्टोन अब्सेंट है, ऐसा भी बोला जाता है। यहाँ पे नहीं है ना हिस्टोन, तो इसको बोलते हैं नेकेड डीएनए है, क्योंकि डीएनए में हिस्टोन नहीं है जिसपे लपेटा जाए हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए को, वो नहीं है। तो ऐसे डीएनए को जिसमें हिस्टोन ना हो, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नेकेड डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और यहां तो है हिस्टोन प्रोटीन, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे विथ हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो नहीं है तो डीएनए नेकेड है, ठीक है। डीएनए नेकेड का मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसको रब करता हूं मैं। और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं पता है? न्यूक्लियस की स्टडी को, ये न्यूक्लियस के आधार पर तो बांटे हो ना, तो न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी बोला जाता है, कैरियोलॉजी, ठीक है। इन न्यूक्लियस की स्टडी को आप कभी भी ध्यान रखोगे, न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी बोला जाता है। और कैरियन का मतलब मैंने सिखाया था प्रोकैरियोन में, प्रोकैरियोटिक में। कैरियन मतलब कि न्यूक्लियस, और लॉजी लोगस, ठीक है, स्टडी ऑफ, ठीक है, ग्रीक वर्ड आप समझ चुके हो। तो ये ग्रीक वर्ड आप समझ चुके हो, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस कैरियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियन और लोगस से मिलकर बना हुआ है। केंद्रक अध्ययन करते हैं केंद्रक का कैरियोलॉजी में, उसी के आधार पे तो मैंने बांटा है दोनों को, प्रोकैरियोटिक कैरियोट को। केंद्रक के आधार पे मेन मैंने पहला बताया था, वो मेन आधार है, बाकी भी और भी फीचर है तो वो बताते जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 3 हो चुके हैं, चौथे में आपको जानना है। तो अब आप क्या सोच सकते हो, आपने अगर पढ़ा है तो, अगर मैंने बताया कि यहाँ पे डीएनए है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो नेकेड डीएनए है ना। तो इसका मतलब कि मैंने बताया कि अगर हिस्टोन होगा और ये डीएनए के छल्ले हैं, धागे हैं, लपेटोगे तो क्रोमोसोम डेवलप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो क्रोमोसोम डेवलप ही नहीं होगी। यहाँ पे हिस्टोन है, लपेटो डीएनए को,
डीएनए के धागे को, तो क्रोमोसोम बनेगी, तो क्रोमोसोम डेवलप होगा। तो चौथे नंबर पे लिखो, चौथा नंबर क्या लिखो, नॉट डेवलप क्रोमोसोम। यहां पे डेवलप गुणसूत्र डेवलप नहीं है, क्रोमोसोम नॉट डेवलप्ड, ठीक है। लिखो क्रोमोसोम गुणसूत्र नॉट डेवलप्ड, ठीक है, क्रोमोसोम डेवलप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं है आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो डीएनए भैया किस पे लपेटोगे, तो जब तक डीएनए लपेटोगे नहीं हिस्टोन प्रोटीन पे, तो वो क्रोमोसोम बाद में कंडेंस होके बनता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन है नहीं, तो फिर किस पे लपेटोगे, तो क्रोमोसोम डेवलप ही नहीं हो पाता है। यहाँ पे डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, तो डीएनए के धागे को हिस्टोन पे लपेट दो, तो वही क्रोमोसोम बाद में बनती है, यहाँ पे क्रोमोसोम डेवलप होगा। तो यहाँ लिखो वेल डेवलप क्रोमोसोम, ठीक है। वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम मतलब एक गुणसूत्र पूर्ण विकसित है। यहाँ पे गुणसूत्र विकसित पूर्ण रूप से नहीं है, हिंदी में लिख लोगे, गुणसूत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, यहाँ पे विकसित है। कभी कभी इसमें ऐसा बोलते हैं क्रोमोसोम एक है, यहाँ पे ज्यादा है, दो से ज्यादा है, ऐसा बोल देते हैं। यहाँ पे बोलते हैं डेवलप नहीं है, एक क्रोमोसोम है, ऐसा भी बोल देते हैं। बट आप ये इतना ध्यान रखें, क्रोमोसोम डेवलप नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं, 4 हो गया, क्रोमोसोम क्यों नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि डीएनए की कहानी आपने समझी कि हिस्टोन नहीं है, तो किस पे लपेटोगे, जब तक हिस्टोन पे लपेटोगे नहीं, हिस्टोन प्रोटीन पे क्रोमोसोम डीएनए के धागों के, तब तक क्रोमोसोम बनेगा नहीं। तो हिस्टोन है ही नहीं, तो क्रोमोसोम बनेगा कैसे, डेवलप ही नहीं हो पाया, ठीक है। ध्यान रखोगे, यहाँ पे डेवलप होगा, हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और 4 नंबर, 5वें नंबर पे क्या समझना है, 5वें नंबर पे आपको समझना है कि इसमें राइबोसोम है कि नहीं। राइबोसोम जानते हो, राइबोसोम मैं बताऊंगा, सेल को मैं ड्रॉ करूंगा, उसके ऑर्गेनल्स में अच्छे से बताऊंगा आपको, सेल को एक ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सेल में क्या क्या है, चिंता नहीं करना है। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है सेल का, प्रोटीन, वह प्रोटीन जो मैं कार्बोहाइड्रेट के साथ स्टार्ट कर चुका हूं बताना, छोटी वीडियो में देखते जाओ, ठीक है ना, वो शॉर्ट्स वीडियो आ रही है अपनी, 10 मिनट 15 मिनट के आसपास रखूंगा मैं। तो प्रोटीन, वह प्रोटीन जो हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारे टिश्यू को डेवलप करता है, हमारे को रिपेयर में काम आती है, रीजनरेशन में काम आता है, रिपेयरिंग बॉडी की, बॉडी बिल्डिंग में, मसल डेवलपमेंट, मसल को डेवलप करने में, वही प्रोटीन कौन बनाता है बॉडी के अंदर, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाता है। तो क्या बोलोगे, जहां कोई चीज बनता है उसको फैक्ट्री बोलते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम को। तो यहां भी राइबोसोम है, यहां पे भी राइबोसोम है, अंतर क्या है, अंतर क्या है, दोनों में राइबोसोम है। अब भैया अंतर तो होगा, ये अलग कोशिका, ये अलग कोशिका, अभी तक सारा अंतर देखते आ रहे हो, यहां पे अंतर तो कुछ होगा। तो यहां पे जो अंतर है, राइबोसोम यहां पे प्रेजेंट है, पहले तो पूछेगा प्रेजेंट है कि नहीं, क्वेश्चन यही आएगा, राइबोसोम है तो बोलोगे हाँ ये लो प्रेजेंट है, राइबोसोम है, ठीक है। भैया क्या है राइबोसोम, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, जितना आपके लेवल पे जरूरत है। प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे कैसा राइबोसोम है, यहाँ पे राइबोसोम 70S टाइप राइबोसोम है, 70S टाइप का राइबोसोम है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं। यहाँ पे राइबोसोम, यहाँ पे तो होगा ही भैया, राइबोसोम है यहाँ पे भी। तो अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर वही है कि यहां पे राइबोसोम 80S टाइप का है, 80S टाइप, ठीक है, टाइप में अंतर है बस। राइबोसोम दोनों जगह है, प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन अंतर है, इधर 70S टाइप है, इधर 80S टाइप है। एस का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम से ये एस का मतलब है, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट। इस सेडिमेंटेशन के लिए बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो आपको नहीं जानना है, बट साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं का नाम से इन्होंने एस यहां पे दिया गया है, स्वेडबर्ग यूनिट है ये, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें कैसा है, 70S टाइप है, 70S टाइप, ये एस मतलब स्वेडबर्ग, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उनके नाम से है। और कुछ कैलकुलेशन की जाती है, आपको उस कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, सेडिमेंटेशन वगैरह की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो 70S कैसा है, 70S ऐसा है कुछ कि इसमें 2 यूनिट होते हैं, एक छोटा यूनिट होगा, एक बड़ा यूनिट होगा। तो देखो ऐसा,
ठीक है। तो ये छोटा यूनिट है, ये छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ये होगा 30s और ये होगा 50s। ये 30s 50s तो होता तो 80 मिल रहा है ना, 50 30 80, लेकिन 70s बोलते हैं। इसका रीजन है, मैंने बताया ना, इसमें कैलकुलेशन होती है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है आपके लेवल पे कि 2 यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट, एक लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट 50s होता है और स्मॉलर यूनिट 30s होता है, लेकिन दोनों को जोड़ के 80 मत कर देना, होते 70s टाइप है। ये यहाँ पे इस टाइप के होते हैं, मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है। इसकी कारण है कि ऐसा क्यों है, मैथमेटिक्स मत लगाना, यहाँ पे बायोलॉजी है, बायोलॉजी एक्सेप्शन यहाँ पे होती है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी डिवीजन के बराबर हो जाती है। कैसे, आपको पता है, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 3 6, लेकिन डिवाइड करना 2/3, तो वहां पे तो अलग है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना बायोलॉजी में सेम ही है। एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक है, इसको बोलो कि मल्टीप्लाई करो भैया, तो बन गया, 2 बन गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर गया, डिवाइड होके 2 बन गया या मल्टीप्लाई करके 2 बन गया, सेम ही मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, बायोलॉजी में। ये है बायोलॉजी, एक्सेप्शनों का साइंस है ये, साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ये ऐसा, यहां पे कैसा होगा, यहां पे भी मैथमेटिक्स नहीं काम करेगी आपको, क्योंकि कैलकुलेशन ही अलग होती है। मैंने बोला ना कि आपको जानना नहीं है कैलकुलेशन वो, ठीक है। ये 2 सब यूनिट होगी, एक लार्जर एक स्मॉलर, ठीक है, राइबोसोम में। और ये कहां कैसा होगा, ये 60s होगा इधर, तो आप समझ गए होंगे, यहां 40s होगा, ऐसी है, ये 60 ये 40, ठीक है। तो ऐसा यहां पे है 60s, ये 40s, ये 50s, ये 30s, ऐसे हिसाब से बांटा गया है। ये 80s टाइप होते हैं। अब जोड़ के 60 40 100 मत कर देना, 80s होते हैं, उसको बांटा गया ऐसे। कारण है कुछ मैथमेटिक्स यहां नहीं लगानी है, ठीक है, नहीं तो 60 40 100 बोल दोगे, यहां 50 30, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो रीजन आपको नहीं जानना है, फिर बोलोगे सर अगर आपको जानना ही है तो कमेंट करो, मैं बता दूं, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, पहले बोल देना। आओ, मैं क्यों बताऊं आपको, मैं तो नीट में पढ़ा रहा हूं, वहां जाकर देख लेना। जब मैं वहां पे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे इससे डिटेलिंग में जाना है मुझे वहां। अब मैंने आपको न्यूक्लियोइड नहीं बताया, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड बताया, जीनोफोर बताया, नहीं बताया, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। लेकिन सुन लो, कभी क्वेश्चन आए, जो डीएनए है ना, डीएनए न्यूक्लियस सराउंडेड नहीं है, आपने समझा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में, मैं बताऊंगा, वो बिखरे होते हैं। डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। तो इस तरीके के न्यूक्लियस को, जिसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, इस तरीके के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, NECLEOID, या जीनोफोर के नाम से भी जाना जाता है, जीनोफोर, ठीक है। प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोट में, ठीक है ना। तो इस तरीके के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आएगी कि डबल जो आपको न्यूक्लियर मटेरियल जो है, न्यूक्लियर मटेरियल जो मैंने इधर बताया था, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो रिमेन एक्सपोज्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक्सपोज्ड होते हैं वो, ठीक है, पूरे बिखरे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल पूरे एक्सपोज होगा साइटोप्लाज्म में। मैं क्या साइटोप्लाज्म होती है, प्रोटोप्लाज्म में बताऊंगा, आप सब समझ जाओगे। तो इस तरीके के न्यूक्लियस में, इस तरीके के न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, एक्सपोज होते हैं, उस तरीके के न्यूक्लियस को बोलते हैं। सेम मतलब है, सेम मतलब न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, मैंने बता दिया, ठीक है, ले लो मजा, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो गया अपना चौथा डिवीजन, पांचवा था ये, पांचवा राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। दोनों में है अंतर 70s 80s। और क्या डिफरेंस है, तो जीनोफोर का नाम आया, न्यूक्लियोइड का नाम है, तो इधर ध्यान रखना, इधर आएगा, इधर मत घुसा देना। इधर कैसे आएगा भैया, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मस्त घिरा हुआ है, तो न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए आरएनए सब बीच में अपने हैं न्यूक्लियस में, इधर है ही नहीं, तो बेचारे एक्सपोज होते हैं साइटोप्लाज्म में, घूमते रहते हैं, एक्सपोज होते हैं, वहां पे बिखरे होते हैं। तो इस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अच्छे से मस्त, उसके अंदर सेंटर में डीएनए आरएनए बैठे हुए न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इधर बेचारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो बेचारे डीएनए आरएनए क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और छठा नंबर, आपसे कोई बोले छठा नंबर क्या बताओ,
तो छठा नंबर में, सिक्स्थ नंबर, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। राइबोसोम में मेम्ब्रेन होती है? नहीं। आप ध्यान रखना, राइबोसोम में झिल्ली जो होती है ना, जैसे कोई स्ट्रक्चर है तो उसको झिल्ली में अंदर पैकेज होगा, तो वो नहीं है। राइबोसोम ऐसे एक नॉर्मल पार्टिकल टाइप के हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस, झिल्ली नहीं होती है। और कोई स्ट्रक्चर है क्या झिल्ली ना हो? राइबोसोम में यहां का मैंने लिंक किया, लेकिन इसमें झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर है जिसमें झिल्ली ना होता हो? सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन में काम आता है। ध्यान रखना, दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं हमारे सेल में जिनमें झिल्ली नहीं होती है, ऊपर से कवरिंग नहीं होती है। क्या? इन्वेलप नहीं है उसके पास। क्या है वो? मेम्ब्रेन नहीं है उसके पास। क्या है? एक राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में वो सेंट्रोसोम रोल निभाता है अपना, ठीक है। तो राइबोसोम यहां पे मेम्ब्रेन लेस है, ध्यान रखना। दोनों जगह राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ही होता है एक तरीके से, मैं दोनों की जगह बात कर रहा हूं। मेम्ब्रेन लेस है राइबोसोम, कहीं का हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, ठीक है। तो ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो आपको अब्सेंट मिलेंगे। मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिनमें मेम्ब्रेन होता है, वो इधर नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन वाले नहीं मिलेंगे बेचारे। इसमें एक ही मेम्ब्रेन है बस। कोशिका है तो कोशिका का बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बस वही मेम्ब्रेन है। बाकी कोई मेम्ब्रेन अंदर में आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन वाला नहीं दिखेगा। राइबोसोम है तो उसके पास मेम्ब्रेन है नहीं, तो ऐसे पार्टिकल की तरह यहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा संरचना जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इधर मिलेगा कोशिका के अंदर, इधर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑल सभी मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली से युक्त संरचना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो, पावर हाउस, बताऊंगा। क्लोरोप्लास्ट, और क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पता है क्या क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट? गोल्गी बॉडी, एंजियोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी नाम सुना है? गोल्गी बॉडी का, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी मत उम्मीद करो यहां पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब जाल होता है ना, जालनुमा। इस सारे में मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन है तो प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन वाले नहीं मिलेंगे। तो ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है अब्सेंट होते हैं। यहां पे क्या लिखोगे? और भी है, एक्सेट्रा, और भी आदि अब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं यहां पे। ये सारे मेम्ब्रेन वाले हैं, ये नहीं मिलेंगे यहां पे, तो सारा यहां मिलेगा, बस यही अंतर है। तो सारा आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और भी इसके बाद में गोल्गी, आपने सुना होगा, वैक्यूल का नाम सुना होगा, लाइसोसोम का नाम सुना होगा, ये सारे यहां पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब नहीं मिलेंगे, अब्सेंट है यहाँ पे। तो लाइसोसोम लिख सकते हो, और क्या लिखोगे? वैक्यूल लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, ये सब मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा भी वैसे। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया। यहाँ पे ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक, इसमें मेम्ब्रेन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और मैंने बताया लाइसोसोम, और मैंने बताया वैक्यूल, सब में मेम्ब्रेन है, सब यहां मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, यहाँ पे सब मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाले सारे इसमें मिलेंगे, उसमें नहीं है। ये एक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 6 नंबर आपको मैंने अंतर बता दिया, 6 अंतर बता दिया। अब 7वां अंतर क्या पढ़ सकते हो? ये थोड़ा सा जेनेटिक्स के लेवल पे है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आधार पे है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, उसके पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है। वो सूचना बाहर कैसे जाएगी? वो सूचना बाहर ले जाना है, तो डीएनए का होता है ट्रांसक्रिप्शन और बनता है मैसेंजर आरएनए। वो सूचना डीएनए जो रखा हुआ अपने पास में, वो आरएनए के पास चला जाएगा। सूचना क्या है? ये प्रोटीन बनाना है, तो सूचना डीएनए के पास है, प्रोटीन बनाना है, तो सूचना भेजेगा तब तो प्रोटीन बनेगा ना। तो सूचना कैसे भेजेगा? अपने इंफॉर्मेशन को, अपने इंफॉर्मेशन को भेजेगा, कहेगा मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा और आरएनए को सूचना पहुंचेगी। ये
तो ट्रांसक्रिप्शन होगी। जब आरएनए को सूचना पहुंच जाएगी, जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, उसको अगर सूचना पहुंच जाएगी तो वो सूचना का फिर ट्रांसलेशन होके उसका ट्रांसलेशन बोलते हैं ना, ट्रांसलेट करो भाई इस बात को, इसका मतलब क्या है, सूचना तो आ चुकी है, अब उसको ट्रांसलेट करो, प्रोटीन बना लो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और सूचना जो डीएनए से आरएनए को मिली है, डीएनए के पास जो सूचना है कि भैया प्रोटीन बनानी है, वो सूचना आरएनए को मिली, आरएनए ने सूचना ले लिया, डीएनए से पूछा हाँ क्या है भैया, क्या बनाना है, अच्छा प्रोटीन बनाना है, तो सूचना क्या है बताओ, डीएनए से बोल रहा है आरएनए, सूचना क्या है, अच्छा ये सूचना है, तो वो सूचना मिल गई आरएनए को, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब आरएनए हो गया, सूचना इसके पास है, अब उधर तैयार कर रहे हैं लोग, भैया आरएनए आओ जल्दी, क्या सूचना लेके आए हो, तो आरएनए बोला ये सूचना है, तो राइबोसोम पे जाएगा, वही प्रोटीन बनाएगा, तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगा कि सूचना ट्रांसलेट हो गया आरएनए से और प्रोटीन बन गया। तो राइबोसोम की सहायता की जाती है, ली जाती है प्रोटीन बनाने में, मैंने बताया प्रोटीन फैक्ट्री है, ये चीजें हैं, इसके आधार पे आप समझ लो। मैं और भी चीजें आपको समझाऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन, इसको सेंट्रल डोगमा भी बोलते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन होना, डीएनए के सूचना जो है आरएनए को मिलना, और फिर आरएनए से वो जो सूचना है वो ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बन जाएगा, इसको सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो मैंने बताया, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना सूचना, और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये दोनों का दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एक ही साथ होगा। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से सीधा प्रोटीन बनना एक ही साथ होता है। आरएनए बना प्रोटीन बना एक साथ, खचाखच भैया, आरएनए बना प्रोटीन बना एक साथ। इधर बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन occurs simultaneously, एक साथ। ठीक है, यहां पे कैसा होगा, यहां पे ऐसा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस, यहां पे बोला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है यहां पे, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स कहां होती है, इनसाइड न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड न्यूक्लियस। यहां पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं करना है, सारा तो साइटोप्लाज्म में एक्सपोज्ड है न्यूक्लियर मटेरियल, तो वो दोनों डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना एक साथ हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है, ट्रांसलेशन अकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म। मैं बताऊंगा साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, है ना, जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, मैं बताऊंगा आपको साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर, और ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये आपको समझ में आएगी, मैं साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म समझाऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो। तो ये एक आप समझ चुके हो कि ये चीजें ट्रांसलेशन कहां हो रही है और वो कहां हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रही है, दोनों में ये डिफरेंस है। आपको थोड़ा मैं हिंट कर दूं, जो मैंने आपको समझाया था ओरली, तो ये डीएनए है, ठीक है, यहां से आरएनए बन जाएगा, आरएनए डीएनए का इंफॉर्मेशन सूचना आरएनए को पहुंच गई, ये इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, डीएनए की इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, आरएनए को मिली। ठीक है, और आरएनए से फिर क्या होगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो वो सूचना जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए आई है, तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन प्रक्रिया का नाम है डीएनए से आरएनए का जाना ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन जाता है। ठीक है, आरएनए से भी डीएनए बन जाता है, ये कौन बनाते हैं, यहां तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से डीएनए बन जाता है। रेट्रोवायरस होता है ना, एचआईवी का वायरस, वो तो आरएनए से डीएनए बना लेता है, इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है, तो रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जो कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। और डीएनए खुद अपना मल्टीप्लीकेशन करता है, तो रेप्लीकेशन भी करता है, द्विगुणन, रेप्लीकेट भी करता है डीएनए, द्विगुणन, अपना ही कॉपी बनाता है, डीएनए अपना खुद का कॉपी बनाएगा, तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, द्विगुणन कर रहा है। ठीक है, रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को। तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसको मिला के सेंट्रल डोगमा बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन के माध्यम से, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लिख लो, ये ऊपर का नोट कर लिए। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल, ये डीएनए से आरएनए का बनना इस माध्यम से, आरएनए से प्रोटीन का बनना इस माध्यम से, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल आणविक लेवल पर क्यों बात करो भाई? डीएनए आरएनए आणविक लेवल पर होते हैं ना, छोटे होते हैं ना ये उतने। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, ऐसा बात नहीं है। ये तो डीएनए से आरएनए बना रहे हो। अब मान लो वायरस कोई है, आरएनए वायरस है, तो फिर आरएनए उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ऐसे वायरस होते हैं ना जिनके पास आरएनए होता है, तो उनके पास तो ये काम ही नहीं कर रहा है सेंट्रल डोग्मा। यहां तो डीएनए से आरएनए की बात की, उसके पास तो आरएनए है, तो वो तो आरएनए से जो करेगा करेगा ना। तो सेंट्रल डोग्मा में तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन की बात की जा रही है, तो अपवाद है वो। वैसे वायरस जिनके पास आरएनए होता है, वैसे विषाणु जिनके पास आरएनए है, वो तो अपवाद है सेंट्रल डोग्मा का। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो ये कही जाती है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो उसके पास तो डीएनए है ही नहीं, आरएनए का है वो वायरस, तो सेंट्रल डोग्मा का अपवाद है। तो बायोलॉजी में अपवाद बहुत है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको बोलते हैं प्रोटीन का बनना। ये आप इतना ध्यान रखोगे। और 7वें नंबर लिख लो, क्या है? जो बता रहा हूं, जितने लोग पढ़ के आए उनको पता चल रहा होगा कि मैं सोने पे सुहागा कर रहा हूं आपका, ठीक है ना। तो सेल साइज इज यूजुअली स्मॉल। सेल्स की जो साइज है यहाँ पे 7वां नंबर, कोशिका का जो साइज है, आकार है, वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। सेल साइज यहाँ पे, सेल साइज इज, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में सेल साइज इज यूजुअली स्मॉल। देखे ना आपने, बैक्टीरिया मैंने बताया था, छोटा बैक्टीरिया, डायलिस्टर, निमोसिंटेस, तो छोटे छोटे यहाँ पे, और सेल साइज यहाँ पे क्या होगा? यूजुअली लार्ज। जैसे प्लांट सेल बड़ा होते हैं साइज में, एनिमल सेल से प्लांट सेल बड़े होते हैं साइज में। और ऐसे बात करोगे तो ये दोनों के दोनों इस कोशिकाओं से बड़े होते हैं। मैंने लिख भी दिया, सेल साइज यहाँ पे छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है, यूजुअली लार्ज होता है, ठीक है। सेल साइज लार्ज। ऑल इंजाइम्स, अब क्या लिखना है 8वें नंबर पे? जितने भी इंजाइम्स है रेस्पिरेशन के, वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिल जाएंगे। जितने भी इंजाइम्स है रेस्पिरेशन के, आपको कहां मिलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिल जाएंगे। तो प्रोकैरियोट में रेस्पिरेटरी सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना, मैंने बताया था। तो भाई रेस्पिरेशन कैसे करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे करता होगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो समझ में आ रहा है ये तो रेस्पिरेशन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल द रेस्पिरेटरी सेल ऑर्गेनल, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स हैं यहाँ पे, इंजाइम्स हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन वाले इंजाइम्स हैं। और वो कहाँ होते हैं? वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पे। जो सेल की जो बाहर की जो कवरिंग होती है, उसमें ये इंजाइम्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन वाले उसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल मेम्ब्रेन पे इंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। तो 8वें नंबर पर क्या बताओगे? कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप बताओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। रेस्पिरेशन एंजाइम्स, भाई इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे क्या? श्वसन नहीं करेंगे? करेंगे, कैसे करेंगे? आर प्रेजेंट कहां होते हैं? ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, एनिमल में तो होती नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। तो वो यहाँ पे उसमें सेल मेम्ब्रेन में आपको, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से एसोसिएटेड होती है। रेस्पिरेशन एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे
होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन यहाँ पे ये चीजें हैं। और कभी कभी होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, मैं समझाऊंगा सेल बनाऊंगा तो, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड कर जाती है अपने अंदर, सेल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, सेल मेम्ब्रेन जो है ना अंदर की ओर फोल्ड कर जाती है। सेल मेम्ब्रेन मान लो सेल का मेम्ब्रेन बना हुआ है तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड कर जाएगी, तो इनवेजिनेशन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड कर जाती है अंदर की ओर, इनवेजिनेट कर जाती है अंदर की ओर, इसको बोलते हैं मीजोजोम्स, इसको बोलते हैं मीजोजोम्स। सेल मेम्ब्रेन अगर अंदर की ओर फोल्ड कर जा रही है तो बोलते हैं मीजोजोम्स, इसको मीजोजोम्स बोलते हैं। इन लोगों में इनकी जो सेल होती है ना अंदर की ओर फोल्ड कर जाती है ऐसे, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ऐसा मान लो ये सेल होता है, ठीक है। तो ये सेल ऐसा नहीं रहेगा, कैसा है, सेल कुछ ऐसा होगा, ऐसा फोल्ड कर जाएगा, ऐसा फोल्ड कर जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर फोल्ड कर जाएगा, ठीक है, इनमें, तो इसको बोलते हैं मीजोजोम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड कर जाती है टुवर्ड्स इनर साइड फोल्ड कर जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और एक इनवेजिनेशन का निर्माण करती है, उसको मीजोजोम्स बोलते हैं। और ये मीजोजोम्स जो है वो इधर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके एनालोगस है, उनके समान है, उनके समान ही काम करता है वही, ठीक है। और इन्हीं में आपको पता है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इनको बोलते हैं मीजोजोम्स। और यहीं पे आपको रेस्पिरेशन के एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिनको रेस्पिरेशन करना है, तो इसको बोलते हैं मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स कैसा हो गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम कर रहा है, जो कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वैसा काम कर रहा है। तो ये एनालोगस है मीजोजोम्स, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, जो कि यूकैरियोट में पाए जाते हैं। इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता ना, तो इनमें होता है, लेकिन इनमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है मीजोजोम्स जो कि इन अंदर की ओर फोल्डिंग हो चुकी है सेल मेम्ब्रेन की, वो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है, वैसा ही काम कर रहा है। रेस्पिरेशन के एंजाइम्स यहाँ पे हैं और रेस्पिरेशन कराएगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, बहुत मैंने थोड़ा हाई लेवल बता दिया आपको, बट रेस्पिरेशन का बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे होगा। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट इधर लिख लोगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ऐसा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन से बाउंड हो नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैंने लिखा था। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, तो भाई बताओ ये फिर आप कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस वगैरह, अगर इसको फोटोसिंथेसिस करना है तो कैसे करेगा, उसके लिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो इसमें सब मेम्ब्रेन लेमिला होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेमिला होते हैं अंदर क्यों बनते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने मीजोजोम्स बताया ना, यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स होते हैं। तो क्रोमैटोफोर्स जो है वो वैसा है जैसे कि यहाँ पे आपको थाइलाकॉइड में पढ़ाऊंगा, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे थाइलाकॉइड होते हैं, वो थाइलाकॉइड में ही फोटोसिंथेसिस का सारा रिएक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण का। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है नहीं, थाइलाकॉइड होगा नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही थाइलाकॉइड होता है। तो यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स होते हैं, वो क्रोमैटोफोर्स थाइलाकॉइड के एनालोगस होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड पाया जाता है उसके ही एनालोगस यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस क्या था इधर, समान मीजोजोम, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा थाइलाकॉइड, चिंता नहीं करना। इस थाइलाकॉइड जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, ये काम आता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप एनालोगस मान सकते हो, समान क्रोमैटोफोर्स जो कि इनमें होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, अगर इनको करना है प्रकाश संश्लेषण। तो मतलब क्या है, इन प्रोकैरियोट्स द क्लोरोप्लास्ट इज अब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, बट इन प्लेस ऑफ इट, क्लोरोप्लास्ट के बजाय सब मेम्ब्रेन लेमिला प्रेजेंट है, सब मेम्ब्रेन लेमिला जिसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, सब मेम्ब्रेन लेमिला प्रेजेंट है। उन मेम्ब्रेन लेमिला में आपको फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट मिल जाएंगे, इन्हीं में आपको फोटोसिंथेसिस के, क्रोमैटोफोर्स में फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट मिल जाएंगे, जो कि थाइलाकॉइड में होते हैं। इसलिए तो मैंने बोला समान है, इधर का थाइलाकॉइड इधर का क्रोमैटोफोर्स, क्योंकि इसमें भी फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं, तो यूकैरियोट्स वाले प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। और इधर नहीं है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं। तो ये एक तरीके से समान है ना थाइलाकॉइड के, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट है प्रकाश संश्लेषण के, इसके अंदर भी है फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट। तो इनको फोटोसिंथेसिस करना है तो इसके यूज से कर लेते हैं, तो ये एनालोगस है दोनों, ठीक है। इतना हाई लेवल मैंने बता दिया आपको, इतना नहीं कोई बताएगा, अभी तक किसी यूपीएससी ने इसको नहीं बताया है, ठीक है। कोई भी टीचर आपको नहीं मिलेगा इसको बताने वाला, लेकिन
मेरा फर्ज बनता है कि आपको फोटोसिंथेसिस समझा दूं, लेकिन बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि भैया इसमें क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस होता है। इधर सर ने बताया क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है क्या? आपको पता चलेगा कुछ बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो लोग सोचते हैं क्लोरोप्लास्ट है नहीं, सर ने बताया क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट है नहीं। लेकिन फिर सर ने बोला था कहीं पढ़ाते वक्त कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट है नहीं, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये कैसे हो गया भाई? भाई यहाँ तो समझ में आती है, क्लोरोप्लास्ट है तो भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, समझ में आती है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। यहाँ पे तो भाई नहीं समझ में आ रही है, इसलिए मैंने समझाया कि क्या है यहाँ पे, ये है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बताना हो तो क्या लिखोगे? इन प्रोकैरियोट्स द क्लोरोप्लास्ट इज अब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जो मैंने बताया, बट इन प्लेस ऑफ इट सम मेम्ब्रेन लेमिला आर प्रेजेंट। कुछ मेम्ब्रेन लेमिला, जैसे सेल है ना, ये सेल, तो सेल के अंदर ही कुछ मेम्ब्रेन लेमिला आपको मिल जाएंगे ऐसे छोटे छोटे, उसके अंदर पिगमेंट आपको मिल जाएंगे। जो थाइलाकॉइड में फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं ना, वो इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि क्रोमैटोफोर्स स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पिगमेंट आपको फोटोसिंथेसिस के मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूं आपको, और फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं, बट इसके बजाय इन प्लेस ऑफ इट सम मेम्ब्रेन लेमिला, सम मेम्ब्रेन लेमिला यहाँ पे पाए जाते हैं, सम मेम्ब्रेन लेमिला पाए जाते हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं। और ऐसे लेमिला को जो कि प्रोकैरियोट के सेल के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे लेमिला को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक लेमिला या क्रोमैटोफोर। ऐसे लेमिला, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये भाग फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेमिला को फोटोसिंथेटिक लेमिले या क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जो कि सर्कुलर शेप का आपको दिख रहा है। मैंने सर्कुलर शेप बनाया है, कौन सा सर्कुलर शेप बनाया है मैंने क्रोमैटोफोर्स को, या इसको फोटोसिंथेटिक लेमिला बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इनको सहायता करता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। और ये कैसा एनालोगस है? ये थाइलाकॉइड के एनालोगस है, जो कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होती है, उसके अंदर थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है। तो सेम हो गया ना, इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है, तो एनालोगस हो गया यूकैरियोट्स के थाइलाकॉइड से, इसके एनालोगस हो गया, समान हो गया। प्रोकैरियोट्स में पूछेगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, थाइलाकॉइड क्रोमैटोफोर एक दूसरे के समान है। ये है इसमें, तो ये है इसमें, अंतर यही है, बट समान है, दोनों का काम एक ही टाइप का है। इसके अंदर भी पिगमेंट है, इसके अंदर भी पिगमेंट है, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं ये दोनों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, इतना काफी सफिशिएंट है। आज तक, अभी तक आपके लेवल पे इतना किसी ने इस डिस्कशन को कभी किसी ने किया भी नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन मैंने देखा है लोगों को बहुत, ये फोटोसिंथेसिस भैया क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो कैसे हो गया, ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे करता है, आपको क्लियर हो गई। यहाँ तो सब कुछ पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करेगा, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, यहाँ पे कैसे, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना, और लगेगा ही। आप अगर दिलो जान से लगे हुए हो तैयारी करने के लिए तो जरूर अच्छा लगेगा। और बस आपको यही करना है, वीडियो को लोगों को दो, ये फायदा लोगों को होना चाहिए जो मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो लोगों को दो, फैलाओ, सब्सक्राइब वगैरह जो नए लोग हैं वो कर लिया कीजिए, अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगता है। और वो एनर्जी का स्रोत है हमारा, लाइक करोगे, कमेंट करोगे कुछ, तो वो मुझे लगती है कि हमारे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ रहे हैं और वो चिंतन मनन भी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से क्या मिल सकता है मुझे? आपके तरफ से आप मुझे एनर्जी के रूप में यही दे सकते हो। मैं अपनी एनर्जी तो दे रहा हूँ, आप वो अपनी एनर्जी दोगे लाइक के रूप में और सब्सक्राइब करके, तो वो एनर्जी जब मुझे आएगी तो मुझे और वीडियो बनाने में और पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि एक इंटरेक्शन भी लगेगा कि हाँ लड़के पसंद कर रहे हैं और ये अच्छा भी लगता है हमें। कोई भी पढ़ाएगा तो आपको अच्छा लगता है ना, तो ये आपको करना है बस। उसके बाद मैं तो आपको ले ही चल रहा हूँ ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, धन्यवाद।